नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी आपसे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो पिछला वीडियो था दरअसल जो आज हम पढ़ाने वाले हैं उसके बाद आना चाहिए था वीडियो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आज हम आपसे बात करेंगे भारतीय नदी प्रणाली के बारे में, यानी इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, अच्छी तरह से परिभाषित चैनलों के माध्यम से पानी के प्रवाह को ड्रेनेज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ड्रेनेज का मतलब यहाँ पे जो इसकी होती है उसका होता है अपवाह, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। और ऐसे चैनलों के नेटवर्क को ड्रेनेज सिस्टम या नदी प्रणाली कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे चैनल का मतलब है कि नदी जिस रास्ते से प्रवाहित होती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए आपकी घाटी है और जो नदी बह रही है इसी में, यानी इस घाटी में पानी प्रवाहित हो रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, चैनल है। ठीक है, ये मुख्य रूप से नदियों और घाटियों के रूप में सतही जल के प्रवाह की प्रणाली को संदर्भित करता है। नदी प्रणाली भूमि की ढलान, भूगर्भिक संरचना, पानी की मात्रा और पानी के वेग जैसे कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं इसे? भूमि का ढलान, भूगर्भिक संरचना, पानी की मात्रा और पानी का वेग। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में रिवर सिस्टम को दिखाया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि नदी का उद्गम यहाँ पे हो रहा है और पहले पतली धारा के रूप में नदी बह रही है, इसके बाद नदी चौड़ी होती चली जा रही है और अंततः वो माउथ, यानी कि यहाँ पर नदी अपना पानी गिरा देती है। ठीक है, इस चित्र में काफ़ी कुछ दिखाया गया है। सोर्स आपका नदी का यहाँ है। ठीक है, और नदी जब इस तरीके से मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है टेढ़े मेढ़े रास्ते में, तो उसे मियांडर्स यानी वेसर्प कहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। और एक नदी आपकी यहाँ से आकर के इस नदी में मिल रही है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर, यानी इसे सहायक नदी के नाम से जानते हैं। इस चित्र में आपको गंगा नदी तंत्र को दिखाया गया है। ठीक है, तो गंगा तो प्रमुख रिवर है, इसके बाद उसकी बहुत सारी सहायक नदियों को दिखाया गया है। ठीक है, तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिल करके जिस तंत्र का निर्माण करती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, नदी तंत्र या नदी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो गंगा नदी का तंत्र है वो आपको इस कलर के माध्यम से ऐसे करके दिखाया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे नदी प्रणाली क्या है। इसके बाद बात करते हैं ड्रेनेज पैटर्न, यानी कि जो अपवाह प्रतिरूप हैं या नदी प्रणालियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें पहला है वृक्ष के समान नदी प्रणाली। ठीक है दोस्तों, ये सबसे सामान्य रूप है और पेड़ की जड़ों की शाखाओं जैसा पैटर्न दिखाई देता है। अभी हम चित्र में देखेंगे। वृक्ष के समान पैटर्न वहाँ विकसित होता है जहाँ नदी क्षेत्र के ढलान का अनुसरण करती है, यानी जहाँ पे ढाल एक जैसा होता है या नदियाँ ढाल का अनुसरण करती हैं और प्रवाहित होती हैं, तो वहाँ पर आपका वृक्षनुमा प्रतिरूप विकसित होता है। दोस्तों, यह पैटर्न उन क्षेत्रों में विकसित होता है जहाँ धारा के नीचे की चट्टान कोई विशेष संरचना नहीं होती, यानी कि एक ही संरचना नहीं होती और धाराएं सभी दिशाओं में समान रूप से आसानी से फैल सकती हैं। सहायक नदियां न्यून कोण से कम, यानी कि आपको पता है कि 90 का जो कोण होता है वो सम कोण होता है और जो 90 से कम होता है वो न्यून कोण होता है और जो 90 से अधिक होता है उसे अधिक कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे न्यून कोण पर नदियाँ मिलती हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी मैदान की नदियाँ, उत्तर का मैदान हमने आपको पढ़ाया है, भारत का उत्तर का विशाल मैदान,
तो वहाँ की नदियाँ जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसी तरीके का प्रतिरूप बनाती हैं। इस चित्र में देख सकते हैं आप, एक मुख्य नदी आपकी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, और इन सहायक नदियों की भी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इससे एक आकृति निकल के आती है जिसे हम कहते हैं वृक्षानुमा प्रतिरूप। इसे हम इंग्लिश में डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं या पैटर्न कहते हैं। इसके बाद अगला है आपका समानांतर नदी प्रणाली यानी पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। यह समानांतर लंबी भू आकृतियों के क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां सतह पर एक स्पष्ट ढलान होती है। उपनदी की धाराएं सतह के ढलान के बाद समानांतर रूप से फैलती हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां ये आपके समानांतर प्रतिरूप को ही बता रही हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि एक ऊंचाई वाला क्षेत्र है और इसका जो ढलान है आपका वो इस तरफ है। तो आप देख सकते हैं नदियाँ इसी रूप में प्रवाहित हो रही हैं, यानी ढाल के अनुसार ही प्रवाहित हो रही हैं। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ये भी ढाल का अनुसरण ही कर रही हैं। तो ये आपका है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। इसके बाद है ट्रेल्स या जालीदार नदी प्रणाली। जालीदार नदी प्रणाली मुड़ी हुई स्थलाकृतियों में विकसित होती हैं जहां कठोर और नरम चट्टानें एक दूसरे के समानांतर मौजूद होती हैं, ठीक है। डाउन टर्न फोल्ड जिन्हें सिनक्लाइन कहा जाता है वे घाटियां बनाती हैं जिनमें धारा का मुख्य चैनल रहता है। ऐसा पैटर्न तब बनता है जब मुख्य नदियों की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और द्वितीयक सहायक नदियां समकोण पर उनसे मिलती हैं। यानी एक आपकी मुख्य नदी है, ठीक है, इसके बाद इसकी सहायक नदी है और सहायक नदियां की जो सहायक नदियां हैं वो समकोण पर आकर मिल रही हैं। तो इससे क्या बनता है, आपका जो पैटर्न बनता है उसे आपका जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र के उत्तरी भाग में नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये भी आपकी जालीनुमा प्रतिरूप का ही निर्माण करती हैं। लेकिन कहाँ पर? हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में, ठीक है। जबकि मैदानी भागों में किसका निर्माण करती हैं? वृक्षानुमा प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। इस चित्र में आप देख सकते हो, ये आपकी मुख्य नदी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और सहायक नदियों की जो सहायक नदियां हैं वो समकोण पर आकर मिल रही हैं। तो इससे जिस प्रतिरूप का निर्माण होता है उसे हम जालीनुमा या टेरेल्स ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। इसके बाद है आयताकार नदी प्रणाली। तो आयताकार नदी प्रणाली उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां भ्रंश युक्त आकृतियां होती हैं, ठीक है। यह दृढ़ता से जुड़े हुए चट्टानी इलाके पर विकसित होती है। धाराएं कम से कम प्रतिरोध के मार्ग का अनुसरण करती हैं और इस प्रकार उन स्थानों पर केंद्रित होती हैं जहां चट्टान सबसे कमज़ोर होती है। सहायक धाराएं तीखे मोड़ बनाती हैं और उच्च कोणों पर मुख्य धारा में प्रवेश करती हैं। उदाहरण के लिए विंध्य पर्वत श्रृंखला में पाई जाने वाली धाराएं जैसे चंबल, बेतवा और केन नदियां आपकी आयताकार नदी प्रणाली को ही बता रही हैं, ठीक है। दोस्तों नदियां ये मान लीजिए पूरी की पूरी आपकी कठोर चट्टान है, ठीक है। कठोर और नरम चट्टानों से मिलकर के बनी हुई है। अब अगर कठोर और नरम चट्टानों से मिलकर बनी है तो नदी नरम चट्टान को ही खोज करके उसी में प्रवाहित होगी। ये आपको जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है ये नरम चट्टानों का क्षेत्र है, और जितना भी आपको वाइट कलर से दिखाई दे रहा है ये आपका कठोर चट्टानों का क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है कि नदी हो या पवन हो वो कोमल चट्टान या नरम चट्टान को ही पहले काटती है तो उसी का अनुसरण करेगी। तो इससे जिसका निर्माण होता है उसे हम रेक्टेंगुलर पैटर्न कहते हैं।
इसके बाद है अपकेंद्रीय प्रणाली। अपकेंद्रीय नदी प्रणाली एक ऊंचे केंद्रीय बिंदु के आसपास विकसित होती है और ज्वालामुखियों जैसे शंक्वाकार आकार बनाती है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये आपकी शंक्वाकार पहाड़ है। अब यहाँ अब ऊपर से कोई नदियाँ निकलेंगी तो निकल करके वो चारों दिशाओं में बहती हैं। ठीक है, तो इससे आप समझ जाएंगे। जब नदियाँ एक पहाड़ी से निकलती हैं और सभी दिशाओं में बहती हैं तो जल निकासी पैटर्न को रेडियल के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ नर्मदा नदी और सोन नदियाँ। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी अमरकंटक श्रेणी से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और सोन नदी आपकी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा की ये सहायक नदी है। इस चित्र में आप देख सकते हो, ये वाला जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये आपको अपकेंद्रीय बता रहा है। ये उच्च भाग है और उच्च भाग से नदी निकल करके बाहर की ओर जा रही है। ठीक है, तो इसे हम सेंट्रल अपलिफ्ट या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका अभिकेंद्रीय जल निकासी प्रणाली। एक आपका अपकेंद्रीय हो गया, ये आपका अभिकेंद्रीय है। यह अपकेंद्रीय के ठीक विपरीत होता है। ठीक है, जैसे कि अपकेंद्रीय में नदी एक उच्च भूमि से निकल करके बाहर की ओर जा रही हैं तो इसमें अब पास आएंगी। तो ये विपरीत होता है क्योंकि इसमें धाराएं एक केंद्रीय बिंदु की ओर आती हैं। इस पे आपको फोकस करना है। इसमें ओर आती हैं यानी केंद्रीय बिंदु पर, और उसमें क्या था, केंद्रीय बिंदु से बाहर की ओर निकलती हैं। मानसून के दौरान ये धाराएं अल्पकालिक झील बनती हैं जो शुष्क अवधि के दौरान पुनः सूख जाती हैं। कभी कभी इन सूखी झीलों में नमक भी पाया जाता है या बनाया जाता है क्योंकि झील के पानी में घुला नमक घोल से बाहर निकल जाता है और पानी के वाष्पित होने पर बच जाता है। उदाहरण के लिए मणिपुर में लोकटक झील। ठीक है, तो ये अभिकेंद्रीय का ही उदाहरण है। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये आपका उच्च भाग है और उच्च भाग से नदियाँ निकल करके इस झील में आती हैं। देख सकते हैं आप, ये झील में आकर के गिर रही हैं। ठीक है, तो जब एक केंद्र की ओर आती हैं तो ये आपका अभिकेंद्रीय होता है और जब केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं तो आपका अपकेंद्रीय होता है। ठीक है, इसके बाद है भारत की और नदियों की बात करें अगर हम, तो भारत की नदी प्रणाली को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय की नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। सिंधु नदी प्रणाली, और हमने सिंधु नदी प्रणाली पर आपसे पिछली बार चर्चा कर ली है। इसके बाद है गंगा नदी प्रणाली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी दो भागों में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो बेसिकली भारत की नदी प्रणाली को दो भागों में ऐसे बांट सकते हो आप। अब हम देख लेते हैं कि हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उनकी तुलना करते हैं, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं अलग हैं और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं अलग हैं। तो वो कौन कौन से हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक तरफ दोस्तों उत्तर भारत की नदियाँ यानी हिमालय की नदियाँ और दूसरी तरफ दक्षिण भारत की नदियाँ यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दिखाया गया है। तो उत्तर भारत की नदियों की बात करें तो उत्तर भारत की नदियों के उद्गम हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी ढाल में स्थित हैं। यानी कि अधिकतर नदियां उत्तर भारत की हिमालय से निकलती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी ढाल से भी निकलती हैं। जबकि वहीं दक्षिण भारत की नदियां यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो दक्षिण भारत की नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट, सतपुड़ा और प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, इसके बाद है उत्तर भारत की नदियाँ, इनमें जलप्रपातों की संख्या कम है
यानी जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं या जो हिमालयी नदियाँ हैं वो प्रपात कम बनाती हैं, जलप्रपात, जबकि वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जलप्रपातों की संख्या अधिक मिलती है इनमें। ठीक है। उत्तर भारत की नदियाँ, इनका उपयोग यातायात के लिए भी किया जाता है। उत्तर भारत की नदियाँ यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों का उपयोग यातायात के लिए किया जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के लिए यातायात उपयोगी नहीं है। अब क्यों उपयोगी नहीं है? क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो 12 महीने नहीं बहती। बरसात के सीजन में नदियां प्रवाहित होती हैं और ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। उत्तर भारत की नदियों की बात करें तो ये नदियां गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं, जैसे सिंधु नदी की घाटी, सतलज नदी की घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी। ठीक है। तो हिमालय की नदियां गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां चौड़ी घाटियों में प्रवाहित होती हैं, यानी चौड़ियों घाटियों का निर्माण करती हैं। उत्तर भारत की नदियों की बात करें तो इन नदियों के प्रवाह मार्ग में अनेक विसर्प बनते हैं। विसर्प का मतलब होता है दोस्तों, जब नदी सांप के आकार में लहरनुमा आकृति बनाती हुई चलती है तो उसे विसर्प कहते हैं, मियंडर्स कहते हैं। तो जो उत्तर भारत की नदियां हैं, जो हिमालय की नदियां हैं, वो विसर्प बनाती हैं। प्रवाह धाराओं की दिशा भी बदलती रहती है, यानी नदियों की दिशा भी बदल जाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो वो कोशी नदी को कहते हैं, क्योंकि कोशी नदी अपनी दिशा बदलने के लिए कुख्यात है। तो हिमालय की नदियाँ विसर्प भी बनाती हैं और दिशा भी बदल देती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ विसर्प नहीं मिलते, यानी विसर्प नहीं बनाती, तथा ये सहज रूप से प्रवाहित होती हैं, यानी मार्ग ये बदलती नहीं हैं। उत्तर भारत की नदियों की बात करें तो जल की प्राप्ति हिम और बर्फ से होती है, यानी कि हिमालय पर्वत पर विभिन्न प्रकार के ढेर सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, उनके उसी के कारण नदियाँ निकलती हैं। ठीक है। जबकि जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं या प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, इनका प्रवाह केवल वर्षा जल पर निर्भर करता है, यानी वर्षा ऋतु में ये नदी के रूप में प्रवाहित होने लगती हैं और ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। इसलिए दोस्तों जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो 12 मासी हैं, यानी कि उन नदियों में 12 महीने जल रहता है, और जबकि दक्षिण भारत की नदियों में 12 महीने जल नहीं रहता है, केवल बरसात के सीजन में जल आता है और इसके बाद वो फिर से सूख जाती हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ठीक है। इसको हमने चित्रों के माध्यम से बताया आपको। इसके बाद ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बात की, जिसमें हमने वृक्ष के समान नदी प्रणाली यानी डेंड्रिक्ट ड्रेनेज पैटर्न देखा। इसके बाद समानांतर नदी प्रणाली यानी कि पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम देखा। ट्रेल्स यानी जालीदार नदी प्रणाली, इसको भी हमने चित्र के माध्यम से समझा। इसके बाद आयताकार नदी प्रणाली, ठीक है, यानी रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब केंद्रीय नदी प्रणाली, जिसे आप सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न भी कह सकते हैं। इसके बाद हमने अभिकेंद्रीय देखा, जिसे हम सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न भी कह सकते हैं। इसके बाद भारत की नदियों को देखा, 2 हिस्सों में बांटा गया, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इसके बाद हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की हमने तुलना भी की कि हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं अलग हैं और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं अलग हैं। ठीक है दोस्तों इस वीडियो का जो PDF है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गंगा नदी तंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।